हाँ जी, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट कंपाउंड जो है इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आता होगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल और निगेटिव चार्ज ही आएगा, तो इससे बनेगा ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर से रेजोनेंस करवाओगे तो ये वाला इधर जाएगा निगेटिव सिग्मा पाई, और ये वाला इधर जाएगा, तो ऐसा करने से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। ये जो डी ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज किसी हालत में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंजुगेशन सिस्टम है वो यहाँ से लेकर के इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए डी किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, मतलब इन सब में से किसी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रैंक द हाइड्रोजन HA HB HC दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका होता है Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आपको क्या करना है? एनायन बनाने हैं। जैसे HC जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर एनायन बना दीजिए, HB जहाँ लगा हुआ है वहाँ भी एनायन बना दीजिए, और ये HA जहाँ लगा हुआ है वहाँ भी एनायन बना दीजिए। तो इन तीनों एनायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल HC है। कारण ये निगेटिव सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस होगा और निगेटिव सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस होगा। फिर HB वाला देखिए इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और ये जो इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है इसका कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा HC वाला, फिर उसके बाद HB वाला, और सबसे कम होगा HA वाला। तो कुल मिलाकर एसिडिक हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पर HC सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर HB होगा, और फिर उसके बाद HA हो जाएगा। स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो CBA के हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर A और B दो बॉन्ड को दिखाया गया है और इसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा करना है। तो देखिए जब आप इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई यहाँ पर एक कंजुगेशन बन रहा है, तो रेजोनेंस के कारण ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जबकि ये OCH3 वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमेशा प्योर सिग्मा रहेगा। क्या रहेगा? ये प्योर सिग्मा रहेगा। जबकि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो प्योर सिग्मा जो है सबसे ज़्यादा लंबाई का होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो दोनों में बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करें तो B ग्रेटर देन A हो जाएगा। प्योर सिग्मा सबसे ज़्यादा लंबाई का होता है, प्योर सिग्मा सबसे ज़्यादा लंबाई का, प्योर पाई सबसे कम लंबाई का होता है। ठीक है ना। और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला जो बॉन्ड होता है उसको इम्प्योर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। इम्प्योर सिग्मा हो या पाई हो, वो प्योर सिग्मा से कम और प्योर पाई से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो B ग्रेटर देन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखिए कितने sp2 कार्बन है। ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है और ये भी sp2 है। तो नंबर ऑफ sp2 सिग्मा। तो देखिए यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा एक पाई है। यहाँ पर देखिए ये तो सिग्मा है ही, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है और एक सिग्मा यहाँ पर भी है। तो टोटल 4 sp2 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मॉलिक्यूल। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर क्या होता है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पता कर लेने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड को माइनस कर दीजिए। इससे क्या आएगा? आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। इससे क्या आएगा? फ्री
इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा उससे लोन पेयर बना लीजिए। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होता है 6, और बॉन्ड कितना बनाए हुए 2, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन आया, और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर बन जाएंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बनाया 3, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आया, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनेगा। तो टोटल लोन पेयर की बात की जाए तो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो टोटल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेंड, मतलब एंगल स्ट्रेंथ किस में सबसे ज़्यादा है। छोटे साइज के रिंग जो होते हैं उसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। छोटे साइज के एंगल स्ट्रेंथ वैसे निकालते कैसे हैं, तो एंगल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन एंगल, ठीक है ना, माइनस ज्योमेट्रिकल एंगल, माइनस का ज्योमेट्रिकल एंगल, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन एंगल माइनस ज्योमेट्रिकल एंगल जितना ज़्यादा होगा इसका डिफरेंस, उससे एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग में देखिए यहाँ पर sp3 है, तो sp3 के कारण एंगल होगा 109 डिग्री, और अंदर वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 49 डिग्री। जबकि साइक्लोब्यूटेन में देखोगे आप, ये वाला sp3 के कारण 109 डिग्री, और ये अंदर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो है एंगल स्ट्रेंथ कितना हो गया बताइए, 19 डिग्री हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि छोटे साइज़ के रिंग में एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ के रिंग में एंगल स्ट्रेंथ कम होता है। तो इन चारों में से सबसे छोटा साइज़ का एंगल स्ट्रेंथ कौन सा है, ये बीटा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है क्या। तो इसी में एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सबसे कम पूछता तो फिर ये 6 मेंबर वाला होता। 6 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेंथ होता है 0 डिग्री, ठीक है ना।